गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो कर रहे थे बेटा। क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एक वीडियो आप पहले ले चुके कर चुके हैं हम, और आज हम सेकंड वीडियो जो है ये हमारी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। इसमें आज हम बुक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो मेमोराइज करेंगे। तो मैं इनकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो, जो हमारा यहाँ इसमें आपके नोट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन से यहाँ वर्क स्टार्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि आधुनिक खेती विधियों के लिए ऐसे अधिक कागजों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? यहाँ कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? यहाँ कहना चाहता है कि जो हम खेती के अंदर नई नई विधियां यूज़ करते हैं, आधुनिक खेती अगर करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी आगतों का मतलब क्या है, इनपुट्स, मीन्स उसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जो कहाँ तैयार होगा, जो जिसको विनिर्मित किया जाएगा एक उद्योग में, एक कारखाने के अंदर। तो हाँ, इसका जो आंसर रहेगा हाँ, यह सत्य है कि आधुनिक खेती की विधियाँ उन आगतों को ज़्यादा प्रयोग करती है जिनका उत्पादन उद्योग करते हैं। मीन्स जो आधुनिक खेती है उसमें उन मटेरियल का यूज़ होता है ज़्यादातर जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े कारखानों में तैयार होते हैं। जैसे आप एक छोटी सी, जैसे एरो वगैरह होती हैं खेत के लिए, और कंबाइन मशीन है, और भी ये तो एक बड़े लेवल की होगी हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर है, ट्रैक्टर है, या फिर खेतों में कई तरह के जो स्प्रे करने वाली मशीन है। इन सभी का एक बड़े लेवल पर उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं। तो इसलिए अब थोड़ा हमें इसमें आगे और इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है अधिक स्थायी पूंजी। अब इसके पीछे कारण क्या है? अधिक स्थायी पूंजी कारण है पहला तो खेती की आधुनिक विधियों में अधिक स्थायी पूंजी, जैसे उपकरण, मशीनें, जैसे कंबाइन, थ्रेशर, ड्रिलिंग, ट्रैक्टर, मोटर आदि की आवश्यकता होती है। तो ये एक तरह से क्या काम करती है, स्थायी पूंजी का काम करती है। अब देखो, आपने कोई कंबाइन ले ली तो ये तो है नहीं वो आज इस साल ली अगले साल ख़त्म हो जाएगी, नहीं, वो तो आपके मानो बहुत सालों तक चलने वाली चीज़ है, तो इसलिए वो स्थायी पूंजी का काम करती है। थ्रेशर ले लिया, थ्रेशर भी तो एक स्थायी पूंजी का काम करेगा। ट्रैक्टर है, मोटर है, या कोई भी आप उपकरण खरीदते हो तो वो सारा यही काम करेगा। नेक्स्ट, यह सभी उपकरण उद्योगों में किए जाते हैं। अब ये जितने भी सारे उपकरण हैं, जितने हमने ट्रैक्टर, थ्रेशर ये पढ़े, ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये सारे के सारे हमारे यूज़ तो खेत में होते हैं, लेकिन तैयार कहाँ होते हैं? उद्योगों में तैयार होते हैं, बड़े बड़े कारखानों में, पूरी इंडस्ट्री सेटअप होती है इनके लिए। नेक्स्ट है अधिक कार्यशील पूंजी। खेती की आधुनिक विधियों में अधिक कार्यशील पूंजी, जैसे रासायनिक खाद, अब देखो खाद वगैरह है, दवाई है, कीटनाशक है, ये कार्यशील पूंजी में आते हैं। कार्यशील पूंजी उसको बोलते हैं जो चलती रहती है, मतलब जिसका हमने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वो एक बार यूज़ कर लिया ना तो उसका यूज़ हो गया, उसके बाद वो ख़त्म। अब खेत में हमने एक कट्टा यूरिया का डाल दिया, अब ये थोड़ा है कि वो कट्टा यूरिया का हमने खेत में डाल दिया, थोड़ी देर बाद हम उसको वापस वो कट्टा हमारा भर जाएगा, नहीं हो सकता ना। न दवाइयाँ ऐसे हो सकती, ना कीटनाशक, और जो रॉ मटेरियल होता है वो ये। तो इसका मतलब हमारी जो मशीनें हैं वो स्थायी पूंजी में आती हैं, और ये जो है ये कार्यशील पूंजी है। और ये जो खाद है, दवाई है, कीटनाशक हैं, ये भी तो कहाँ तैयार होते हैं? ये भी बड़े बड़े उद्योगों में, इनके लिए भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होती है, तब जाकर ये सारा मटेरियल तैयार होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक खेती में हम नई नई विधियाँ यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, वो सारा मटेरियल कहाँ तैयार होता है? वो सारा सामान उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। नेक्स्ट है, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? कि जो बिजली है वहाँ पर, लाइट की जो सप्लाई है वो किस तरह से, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो, उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है? पहला बेनिफिट, बिजली ने सिंचाई की प्रणाली को ही बदल दिया। देखो, अगर किसी देश में या किसी गांव शहर के अंदर अगर बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी होगी, तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है वो कितनी अच्छी हो सकती है, बहुत ही अच्छी हो सकती है। ये हमने पालमपुर गाँव से सीखा है, समझा है। यहाँ भी यही कहता है। यह एक सस्ता तथा प्रदूषण रहित स्रोत है जिससे सिंचाई की जाती है। अब देखो, लाइट जो वो सस्ती भी पड़ती है अगर अच्छे से यूज करें। दूसरा, प्रदूषण नहीं होता, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट, बिजली से ट्यूबवेल चलाए जाते हैं जो भूमि की अधिक मात्रा को अच्छी तरह सींचते हैं। अब देखो, ट्यूबवेल से एक तो हम वैसे कहीं से पानी लगाते हैं, और एक ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, तो ट्यूबवेल से बहुत एरिया जो है ज़मीन का वो सिंचित किया जा सकता है, बड़े एरिया में पानी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, ट्यूबवेल ने कुओं से राहट द्वारा पानी निकालने की प्रणाली को ख़त्म कर दिया है। मतलब देखो, जो पहले राहट यूज़ की जाती थी खेतों से पानी निकालने के लिए, व्हीलिंग सिस्टम था, और वो बड़ा ही देखो
मतलब उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती थी, लेकिन ट्यूबवेल में कुछ भी परेशानियाँ नहीं है। एक बार आप ट्यूबवेल इंस्टॉल कर लो, खेत में लगवा लो, सेटअप पूरा अच्छे से सिस्टम, और उसके बाद तो स्विच ऑन करना है, आपका ट्यूबवेल स्टार्ट, स्विच ऑफ किया तो ट्यूबवेल ऑफ। तो कितना अच्छा वो रहता है प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? सिंचित मतलब जो सिंचाई का क्षेत्र है हमारा, उसको हमें बढ़ाना जरूरी है या नहीं? देखो ये वैसे तो हम पीछे कर भी चुके थे, ये क्यों बढ़ाना चाहिए? सिंचित क्षेत्र का मतलब कहने का ये है कि आप जो खेतों में पानी लगाते हो, आपके पास जो सुविधा है खेत में पानी लगाने की, वो आपकी क्या होनी चाहिए, उनको बढ़ाना जरूरी है या नहीं है? तो देखो सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि भारत में मानसून की बरसात अनिश्चित व भ्रमणशील है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वे थोड़ी ज़मीन पर ही उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब यह है, देखो हमारा जो इंडिया है ये मानसून पर ज़्यादा डिपेंड है। अब आप अब के ही जो लेटेस्ट है ना, मतलब जो ये हमारा जुलाई 19, 20, 21 जुलाई के आसपास के जो डेट्स हैं, इनको आप चेक करो तो देखो कभी बारिश हो जाती है, कभी नहीं होती। अब ये मानसून का दौर चल रहा है, लेकिन इसकी कोई फिक्स थोड़ा है कि मानसून आए तो सभी पूरे भारत में एक साथ बरसात होगी, नहीं होगी। कहीं बारिश हो जाती है, कहीं नहीं होती। तो ये इस वजह से हम अकेले मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अब जो खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए ये मानसून भी पर्याप्त नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अगर अच्छी सुविधाएं हैं उनके पास सिंचाई की, खेतों में पानी लगाने की उनके पास अच्छी सुविधा है, तो भले ही चाहे उनके पास ज़मीन थोड़ी हो तो भी वो अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, ये जो आपको इसमें नोट्स में दिए गए हैं, मीन्स जो अध्यापक के मार्गदर्शन में, ये मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बुक से हम चेक कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चन है। अगर वो लगेगा कि हमारे करने के लायक है तो हम करेंगे, और जो लगता है कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इतना वो नहीं है, तो हम इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? हमने देखा था कि वहाँ पर जो मजदूरी है बहुत ही कम है, 160, 140, 150 रुपये दे रहे हैं, और मजदूरी का जो रेट है सरकारी वो कितना था, 350। क्यों ऐसा काम? पालमपुर में खेतीहर मजदूरों में काम के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा है, मतलब मजदूर बहुत ज़्यादा है, मजदूरी करने के लिए तैयार हैं लोग वहाँ पर, इसलिए लोग कम दरों पर मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि देखो हर किसी को काम चाहिए, और अब वो काम में क्या करेगा, अगर कहीं पर उसे कम रेट में मिल रहा है ना, और पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब मान लो किसी गाँव में 20 लोगों की ज़रूरत है मजदूरी के लिए, लेकिन लोग वहाँ 5 हैं। अब वो 5 लोग क्या करेंगे, अच्छे रेट में जाएंगे, लेकिन वहाँ अगर 100 लोग उपलब्ध है और 10 लोगों की ज़रूरत है, तो क्या होगा, रेट अपने आप डाउन आ जाएंगे। ये कंपटीशन का सिस्टम, इसको हम कह सकते हैं, जो प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा की वजह से मजदूरी जो है वो जो सही एक्चुअल मजदूरी है ना, उससे कम मिलती है फिर इनको। 8th क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट रहेगा 6th के बाद। 8th क्वेश्चन, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। मीन्स आपके पास एक ही ज़मीन है और उसी ज़मीन पर आपको आपका जो मतलब प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है, फसल की जो मात्रा है वो बढ़ानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा हो सके, तो उसके कौन से मेथड है? फर्स्ट इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, पहला, उत्पादन को रासायनिक खाद के प्रयोग द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमने देखा था हरित क्रांति में यही तो हुआ, रासायनिक खाद वगैरह कीटनाशकों का प्रयोग ज़्यादा बढ़ा तो उससे खेती में फसल की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगी। तो पहला तो है क्या रहेगा, रासायनिक खाद के प्रयोग द्वारा। तो इसकी हम फिर आगे डिटेल लिख सकते हैं, मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो। अब कैसे याद करोगे, अब इतना सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है सिर्फ रासायनिक खाद के द्वारा। तो रासायनिक खाद के द्वारा या रासायनिक खाद से, फिर अपने आप आपको सेंटेंस याद आ जाएगा। नेक्स्ट, उत्पादन की खेती की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आधुनिक विधि जैसे जो पुराने बैल और हल की जगह पर ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करो, थ्रेशिंग मशीन यूज़ करो, और नई जो टेक्नोलॉजी आई है वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो पॉइंट याद करोगे वो सिर्फ ये आधुनिक विधियों द्वारा। दूसरा क्या रहेगा, आधुनिक विधियों द्वारा। ये मेमोराइज करने का एक तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्पादन को उच्च पैदावार वाले बीजों को प्रयोग द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो हमने HYS पढ़ा था, हाई यील्डिंग जो सीड होते हैं हमारे,
तो जो हमारे हाई यील्डिंग सीड होते हैं HYS वाला, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब उच्च पैदावार वाले। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा, उच्च पैदावार वाले बीज या उच्च पैदावार वाले बीजों का उपयोग। तो इस तरह से हम इनको मेमोराइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है उत्पादन को सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मतलब नई नई जैसे ट्यूबवेल यूज़ करना। अगर कोई और आपके पास मेथड है, जैसे आजकल ट्यूबवेल के अलावा खेतों में कई बार पानी की बचत भी अच्छी हो जाती है और पानी जो है ना पौधे को अच्छे से मिल भी पाता है, तो उसमें स्प्रिंकल मेथड यूज़ कर लेते हैं। स्प्रिंकल मतलब जो फुहारे वाला सिस्टम होता है, तो इस तरह की मेथड यूज़ करना। नेक्स्ट है उत्पादन को रासायनिक खाद व कीटनाशक के प्रयोग द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। देखो रासायनिक खाद वाला पॉइंट तो हम ऊपर कर चुके हैं, यहाँ पर आप कीटनाशक लिख सकते हो अकेला, तो कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट उत्पादन को बहुविध फसल द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा बनेगा बहुविध फसल। बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है, एक ही ज़मीन पर एक साल के अंदर 2 या 3 फसलें निकाल लेना, तो वो होता है। देखो अब आपको क्या करना है, जब आपसे यही क्वेश्चन आपसे सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको मैंने जैसे जो शॉर्ट पॉइंट बताए हैं सिर्फ वो लिख दो। लेकिन जब आपसे यही क्वेश्चन 2, 3, 4 मार्क्स में पूछा जाता है या 5 मार्क्स में भी आ जाता है, तब आप इन्हीं सेंटेंस जो यही मैंने पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट लिखकर इनके सामने इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल लिख दो, तो ये इसको आप लार्ज भी बना सकते हो। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बड़ा छोटा बना सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो मैंने पॉइंट्स बताया, अगर सिर्फ आप ये पॉइंट भी ये इन पॉइंट को लिख कर देखोगे ना, तो आपको मेमोराइज हो जाएगा लंबे टाइम तक ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1 हेक्टेयर के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। मतलब किसी के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, मतलब 100 मीटर ज़मीन है, तो उसके बारे में हमें ब्यौरा देना है। 1 हेक्टेयर भूमि चूँकि 100 मीटर वर्ग होती है, जो छोटा टुकड़ा है, मतलब एक तरह से जो एक छोटा सा खेत है, इस छोटे टुकड़े पर किसान आधुनिक विधियाँ जैसे ट्रैक्टर आदि का प्रयोग भी नहीं कर सकता। अब देखो 100 मीटर ज़मीन है, 100 मीटर ज़मीन में क्या कर सकता है बंदा, कुछ भी नहीं, ट्रैक्टर भी अच्छे से नहीं चल पाएगा वहाँ, तो इसलिए उसे या तो बहुफसल उगानी चाहिए या फिर उस टुकड़े पर गैर कृषि क्रिया अमल में लानी चाहिए, अर्थात लघु उद्योग चलाना चाहिए। तो वो वहाँ पर क्या कर सकता है, या तो छोटी मोटी मतलब जो फसलें हैं ना, बहुविध फसलें, उस तरह की फसल वो वहाँ पर उगा सकता है। और या फिर क्या कर सकता है, जैसे गैर कृषि क्रिया कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगा ली, जैसे झाड़ू बनाने की फैक्ट्री लगा ली, या कोई और डिस्पोजल वगैरह बनाने के जो डिस्पोजल्स होते हैं उनकी भी लगा सकते हैं। तो कई तरह के ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जो इस ज़मीन पर लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, यह छोटे किसान से कैसे भिन्न होते हैं। हमने पीछे वो देखो एक टेबल पढ़ी थी कि हर किसान के यहाँ मतलब 3 किसानों की जो हमने टेबल बनाई थी, उसमें फिर जो एक पहला किसान था, एक दूसरा, एक तीसरा। पहला किसान जो है पहले वर्ष तो उसके यहाँ 100 के हिसाब से उत्पादन होता है, फिर उसमें से वो 40 घर पे यूज़ कर लेता है, 60 उसका बच जाता है, वही उसका प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से, तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है आधुनिक कृषि तरीकों में बहुत से धन की आवश्यकता होती है। मतलब जो आज की खेती है ना, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मझोले एवं बड़े किसानों की कुछ अपनी बचत होती है, इस प्रकार वे जरूरी पूंजी का प्रबंध कर लेते हैं। दूसरी ओर अधिकतर छोटे किसानों को पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसान या व्यापारियों से पैसा उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर भी प्राय अधिक होती है। इस ऋण को वापस करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मझोले व बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमने देखो उस टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि जो मझोले किसान है या जो बड़े किसान हैं, उनके पास अगली फसल के लिए जो पैसा होता है ना, वो कहाँ से आता है, उनकी बचत से आता है। लेकिन छोटा किसान क्या करेगा, छोटा किसान कहीं से ब्याज पे पैसे लेगा, और ब्याज से पैसा लेगा तो उसको वो चुकाना भी पड़ेगा, लेकिन उसकी दर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और कई जगह तो उनको उस दर के साथ साथ एक और कंडीशन रख देते हैं। आपने 7th में अगर पढ़ा हो, थोड़ा सा सिविक्स के अंदर आए थे ये चैप्टर, ऐसे ही हमें पढ़ने में, कि ज़्यादातर जो व्यापारी होते हैं या जो आड़ती होते हैं, वो क्या कहते हैं कि तुझे ब्याज पे पैसे तो दे देंगे, लेकिन तुझे फसल भी हमारे यहाँ बेचनी पड़ेगी, और जितना हम रेट लेंगे उतने में बेचनी पड़ेगी। तो ये भी समस्या हो जाती है। तो जिससे वो पैसा ब्याज पे लेते हैं, उसी को फसल बेचनी पड़ जाती है कई बार, और वो फसल बड़े ही सस्ती दर में खरीदने की कोशिश करते हैं, और मजबूर होकर उस किसान को बेचनी भी पड़ती है। तो वो बचत बेचारे की कहीं भी हो ही नहीं पाती। नेक्स्ट
सविता को किन शर्तों पर तेजपाल से ऋण मिला? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? देखो सिंपल सी बात है, तेजपाल ने उसे 4 महीने के लिए 24% ब्याज पर पैसे दिए थे, हमने पढ़ा था। और सविता एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपये प्रतिदिन की दर से उसके खेतों में काम करने को भी सहमत हो गई। यहाँ देख लेना कहीं 100 रुपये ना हो, 35 रुपये तो मेरे ख्याल से नहीं थे, शायद 100 रुपये थे। तो मतलब उसने उससे पैसा ब्याज पे लिया। दूसरा, उसी के खेत में मजदूरी भी करेगी, कितने में? बहुत ही कम रेट में, बहुत जो रेट है ना एक्चुअल उससे काफ़ी कम रेट में वो क्या कर रही है, उसके खेत में काम करने के लिए भी उसने क्या कर दिया, हाँ कर दी। तो अगर यहाँ कहता है अगर वो ब्याज पे पैसा तेजपाल की बजाय बैंक से लेती तो उसकी हालत क्या होती, देखते हैं क्या होती। तो बहुत अधिक था, मतलब उसके जो बेनिफिट होता वो अच्छा होता। एक तो ना तो बैंक उससे कोई मजदूरी वगैरह करवाता, दूसरा यदि सविता इसकी अपेक्षा बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण ले पाती तो उसकी हालत निश्चय ही अच्छी होती, क्योंकि ना तो ब्याज दर जो है वो इतनी ज़्यादा होती, उसके पास इतना ब्याज, बैंक से भी हम लोन लेते हैं तो इतना ब्याज नहीं लगता। दूसरा, बैंकों में कोई कंडीशन भी नहीं रखी जाती कि तुम्हें ये करना है वो करना है, वो अपने फ्री टाइम को कहीं और अच्छी दिहाड़ी में यूज़ कर सकती थी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन हो रहे हैं? मतलब गैर कृषि जिनमें जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उनके बारे में, डेयरी है, विनिर्माण है, दुकानदारी है, परिवहन है, मुर्गी पालन है, दर्जी का काम है, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, जो हमारे कारपेंटर्स होते हैं आदि। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हैं, गैर कृषि उत्पादन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, गाँव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? कि गांव का जो एरिया है वहाँ पर नॉन फार्मिंग या गैर कृषि क्रियाओं को ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? पहला पॉइंट, गांव में सरकार द्वारा सहायता करके अर्थात कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाकर लघु उद्योगों को विकसित करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो वहाँ के लोग छोटे छोटे उद्योग लगाने के इच्छुक है उनको लोन दे सकती है और कम ब्याज पर पैसा उपलब्ध करवा सकती है, ताकि वो वहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह छोटी छोटी लगा सके। नेक्स्ट, पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे लोगों को गैर कृषि उत्पादन क्रियाएं विकसित करने में आसानी हो सकती है। पर्यटन का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। देखो गांव में आजकल बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पुरानी हवेलियां या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गांव में जो एक पर्यटक के रूप में, मतलब देखने के रूप में यूज़ की जा सकती है। तो इसको भी अगर सरकार बढ़ावा दे तो हम बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से गांव में गैर कृषि क्रियाओं को बढ़ा सकते हैं। अब आपके जो बुक है उसमें से जो क्वेश्चन वहाँ से लगता है कि हो सकते हैं, हम वो और चेकआउट कर लेते हैं। तो बेटा ये है हमारे बुक में जो क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है कि जनगणना के आधार पर हमें प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। तो पालमपुर से जो हमारे पास सूची है ना, उस सूचनाएं पीछे हमें चैप्टर में मिली हैं, तो उनको हमें कलेक्ट करके क्या करना है, इसमें फिल करना है कि वहाँ पर जैसे सुविधाएं कौन कौन सी है, शैक्षणिक सुविधाएं है या नहीं, चिकित्सा है, इनमें से कौन कौन सी सुविधाएं वहाँ पर अच्छी तरह से मौजूद हैं। दूसरा, यहाँ पर सिंचित क्षेत्र कितना है, वहाँ पर असिंचित क्षेत्र कितना है, ये हमें बताना है। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर यहाँ पर हमें फिल करनी है। चैप्टर को जैसे हमने रीड आउट किया है, तो आप एक बार खुद कोशिश करें, वरना अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट टाइम आपको इसकी पिक सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन था हमारा, जो हमें अपनी एक्टिविटी, मतलब जो उसमें नोट्स में नहीं था, वो था फिफ्थ था कि पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी। देखो भूमि वितरण क्या था, कुछ 80% जो था वहाँ पर 80 परिवार लगभग क्या थे, बड़े पैसे वाले थे, बड़े जमींदार थे। तो हमें इस तरह से लिखना है। वो 150 परिवार जो थे वो दलित परिवारों से जुड़े हुए थे, और फिर उनके पास ज़मीनें कैसी थी वो सारी हमें यहाँ पर एक टेबल बनानी है। नेक्स्ट इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो 7th से जुड़ा हुआ है। 7th क्वेश्चन में ये कहता है कि आपको क्या करना है, 2 तरह के मजदूरों से बातचीत करनी है, खेत में काम करने वाले या किसी विनिर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों में से किसी को चुने। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, कितना नगद पैसा मिलता है, या फिर बदले में कौन सी वस्तु मिलती है काम के बदले में, क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है या क्या वे कर्ज में है। तो ये सारी क्वेश्चन हम उनसे कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से एक्टिविटी वर्क है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन था वो था हमारा 11।
सॉरी नॉट 11, 12 था। 12 में कहता है अपने क्षेत्र में कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट या रिपोर्ट लिखिए। वैकल्पिक है ये, कोई करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन देखो आप अपनी एक्टिविटी के लिए आप समझ सकते हो, इसके लिए कोई आपको सर्वे किसी से मिलने की जरूरत नहीं। आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर सकते हो कि आपके समय में जो खेतों में सिंचाई होती थी वो किस तरह से होती थी, कैसे खेतों में पानी लगाया जाता था और आज कैसे लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप कंपैरिजन कर सकते हो। बस यही आपके क्वेश्चन थे बेटा जो आपको नोट्स में से नहीं दिए गए थे, इनकी मैंने आपको मतलब एक तरह से एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। नेक्स्ट टाइम के लिए आप क्या करोगे, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो अगर किसी ने अभी तक अच्छे से रीड नहीं किया है, और इसके अलावा आपको जो प्रश्न उत्तर हैं जिस सभी तरह के जो छोटे छोटे भी आपको नज़र आ रहे हैं तो उन सबको अच्छे से ऑब्जर्व करो बेटा। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे आपको ये चैप्टर करने में अच्छी मदद मिलेगी। और जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो फिर आप अच्छे से कर पाओगे, बिना देखे ही कोशिश करना। तो इस चैप्टर की असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।